बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों जैसे कि आपने देखा था हमने कक्षा 12वीं के विलयन जो हमारा अध्याय हमने प्रारंभ किया था उसकी समाप्ति के बाद आज हम एक नया अध्याय आपके साथ लेकर चल रहे हैं बच्चों। तो जो अध्याय है उसकी जल्दी से मैं आपको जानकारी देता हूं बच्चों। भौतिक रसायन का अध्याय है अध्याय नंबर 3 और बच्चों इसका नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों इस टॉपिक में बहुत सारी काम की और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको इस अध्याय में समझना है और अच्छे से पढ़ना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने जो प्रारंभिक टॉपिक हमारे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपके सामने ले रहा हूं। बच्चों हमें सबसे पहले यहाँ पर चालक के संदर्भ में जानकारी चाहिए कि चालक क्या होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि चालक क्या होते हैं बच्चों तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। मुझे अगर आपको चालक को परिभाषित करना है और मुझे आपको समझाना है चालक क्या होते हैं तो मैं कुछ इस तरह से कहूं, ऐसे ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे सरलता पूर्वक विद्युत धारा का प्रवाह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और और क्या हो जाते हैं बच्चों? आवेशित। और आवेशित हो जाते हैं। ठीक है। मैंने आपसे कहा ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, उनमें सरलता पूर्वक विद्युत धारा का प्रवाह वो प्रदर्शित कर सकते हैं, उनमें ये क्षमता होती है और वो आवेशित हो जाते हैं। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों। तो जिन पदार्थों में, ठीक है, इस तरह के गुण पाए जाएंगे ऐसे पदार्थों को हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? चालक की श्रेणी में रखेंगे। मैं आपको चालक के उदाहरण से पहले आपको चालक के प्रकार बताना चाहूंगा बच्चों। तो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं चालक के प्रकार की। बच्चों केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दो तरह के चालक, है ना, मैं आपको दो प्रकार के चालक बता रहा हूं। यानी आप समझिए कि चालक हमारे पास कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। तो दो प्रकार के चालकों में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण चालक है हम उसको कहते हैं धात्विक चालक। हमारा जो सबसे पहला चालक है वो है धात्विक चालक। बच्चों जो दूसरा और महत्वपूर्ण चालक है वो होते हैं विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी चालक। तो बच्चों हमारे पास ये दो तरह के चालक होते हैं। ठीक है, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। हम जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे कि धात्विक चालक किन्हें कहते हैं। जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा हम इनके एग्जाम्पल पर आ जाएंगे, है ना। तो हमको धात्विक और विद्युत अपघटनी दोनों प्रकार के जो चालकों के उदाहरण मिलेंगे उनमें से कुछ उदाहरण को हम यहाँ पर चालक को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए उससे पहले ही मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स रख देता हूं ताकि आप समझ भी पाएं। तो बच्चों अगर मैं सिर्फ चालक के उदाहरण की बात करूं ना, चालक के उदाहरण, तो चालक के उदाहरण में मैं आपके सामने रख रहा हूं जैसे कॉपर, बच्चों जिंक, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिल्वर, बच्चों गोल्ड, एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ चालक रख रहा हूं जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एसिटिक अम्ल,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये भी कुछ चालक पदार्थ हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए, अभी मैंने सिर्फ आपको इनको चालक बोलकर संबोधित किया है। मैं जैसे ही आपको चालक के प्रकार परिभाषित करके दूंगा, मैं आपको बताऊंगा धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। तो बच्चों ये जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है, इनको मैं दो अलग कैटेगरी में बांट दूंगा, यानी धात्विक चालक अलग हो जाएंगे और जो विद्युत अपघटनी चालक है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न और भी है, और वो प्रश्न क्या है उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो प्रश्न जर्नली उठता है। मैंने कहा था कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा उनमें सरलता पूर्वक क्या हो जाती है बच्चों, प्रवाहित होती है, और वो उसका प्रदर्शन करते हैं और क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हमने क्या कह दिया, चालक कह दिया। ठीक है, अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यदि उन पदार्थों में हमने विद्युत धारा तो प्रवाहित की, लेकिन उनमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, उनमें विद्युत धारा ना प्रवाहित हो रही हो, वो विद्युत धारा के प्रवाह का प्रदर्शन ना कर पा रहे हो, वो आवेशित नहीं हो पा रहे हो, तो फिर क्या हम उनको चालक बोलेंगे? तो बिल्कुल नहीं, हम उनको चालक नहीं बोलेंगे। तो ऐसे जो पदार्थ होंगे बच्चों, है ना, ऐसे जो पदार्थ होंगे उनको हम बोलेंगे आचालक। तो बच्चों ऐसे पदार्थों को हम बोलेंगे आचालक, या बहुत सारी बुक में उनको कहा जाता है विद्युत रोधी। ठीक है, बहुत सारे लोग इनको कुचालक कहकर भी संबोधित करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, रोचक है। जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उनको आचालक, विद्युत रोधी और कुचालक तो कहते हैं, लेकिन अपने कुछ विशेष कारण भी हैं कि आचालक, विद्युत रोधी और कुचालक में थोड़ा थोड़ा सा एक क्षणिक अंतर भी है। क्लियर हो गई मेरी बात? वो जैसे जैसे हम अपनी विषय वस्तु पर आगे जाते जाएंगे, वो बात भी आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। हम यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया कि चालक दो प्रकार के, धात्विक और विद्युत अपघटनी। तो हम धात्विक चालकों को लेकर अपने टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने लेके चल रहा हूं धात्विक चालक को। धात्विक चालक बच्चों समझने का प्रयास करें कि धात्विक चालक क्या होते हैं। अगर हम धात्विक चालकों को समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान के चलिए कि जो धात्विक शब्द है वो साइलेंट है, वो आपको दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है, इसको आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दीजिए। तो केवल क्या बचा, चालक। चालक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दी। मैंने आपको बताया कि चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए, इनमें विद्युत धारा सरलता पूर्वक प्रवाहित हो जाएगी, ये उसका प्रदर्शन करेंगे और आवेशित हो जाएंगे, चालक कहलाएंगे। ठीक है, तो धात्विक चालक की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं अब कह सकता हूं कि ऐसे चालक बच्चों, ऐसे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा सरलता पूर्वक, सरलता पूर्वक क्या होती है, प्रवाहित। ठीक है, सरलता पूर्वक प्रवाहित होती है, पहली बात है ये, इनमें विद्युत धारा सरलता पूर्वक प्रवाहित होती है। दूसरी बात, ये क्या हो सकते हैं बच्चों, ये आवेशित हो सकते हैं, है ना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज भी है कि ये आवेशित होते हैं। ये तो साधारण चालक की बात थी। ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, यानी कि जब चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो, है ना, जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, उस समय, उस समय इन
चालकों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक जो परिवर्तन है बच्चों, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो रासायनिक परिवर्तन है तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है या नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात? यानी बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए। ऐसे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा तो सरलता पूर्वक बहेगी वो आवेशित होंगे, वो तो चालक की डेफिनेशन थी। लेकिन अगर उस चालक में एक क्वालिटी और बढ़ जाती है कि जब तक हम उस चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं उस समय तक उन चालकों पर किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन ना हो, ठीक, तो ऐसे चालकों को हम क्या कह देते हैं बच्चों? ऐसे चालकों को हम कह देते हैं धात्विक चालक, ठीक है। धात्विक चालकों की एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है कि धात्विक चालकों में समस्त धात्विक गुण, ठीक है, समस्त धात्विक गुण भी क्या होते हैं बच्चों? इनमें विद्यमान होते हैं, मतलब मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जितने भी धातुएं होंगी जिनमें धात्विक गुण पाए जाएंगे, धात्विक गुण यानी इनके क्वथनांक कुछ होते हैं, गलनांक कुछ होते हैं, ठीक है, ये भंगुर होते हैं, पीटने पर इनको ये चादर के रूप में ढाले जा सकती है, ये सभी क्या है? इनके धात्विक गुण है। तो इन समस्त गुणों से युक्त जो धातु होगी उनमें जब आप विद्युत धारा डालेंगे तो उनमें विद्युत धारा सरलता पूर्वक प्रवाहित होगी, वो आवेशित हो जाएंगे, उन पर आवेश का प्रभाव बच्चों तब तक रहेगा जब तक उनमें धारा प्रवाहित हो रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसी टाइम ड्यूरेशन पर जब उन चालकों में धारा बह रही है उनमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, आपको किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ये बात समझने के लिए एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर मेरे पास मैंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया, ठीक है, मैंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया, तो बच्चों इससे विद्युत धारा बहने के बाद भी ये जो तार था वो अभी भी एल्यूमिनियम का ही रहेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो तार सिल्वर का या वो तार गोल्ड में बदल जाएगा, ठीक। तो मैं बोल रहा हूं कि इस तरह की कोई भी घटना हमारे धात्विक चालकों के साथ नहीं होती है। अगर वो वायर कॉपर का है तो कॉपर का रहेगा, एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का रहेगा, जिंक का है तो जिंक का रहेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? इनमें रासायनिक परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। क्लियर? आगे देखेंगे बच्चों जल्दी से विद्युत अपघटनी चालकों को, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इससे पहले एक बार आपको मैं टॉपिक में बता दूं धात्विक चालकों के कुछ उदाहरण, तो मैं जल्दी से इनके उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। बच्चों धात्विक चालकों में सबसे अच्छा उदाहरण आयरन ले लीजिए, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ठीक है, एजी। इसके अलावा बच्चों जिंक ले लीजिए, कैडमियम ले लीजिए, ठीक है, इसके अलावा कॉपर ले लीजिए, निकेल ले लीजिए, एक्सेट्रा। अब ये एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है, ये सभी धात्विक चालक की श्रेणी में आते हैं, इतने सफिशिएंट है। आगे चलेंगे बच्चों और देखने का प्रयास करेंगे अपने विद्युत अपघटनी चालक के संदर्भ में। हम विद्युत अपघटनी चालक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे। दूसरे टाइप के चालक हैं हमारे विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी चालक बच्चों, विद्युत अपघटनी चालक में फिर वही चीज कि विद्युत अपघटनी शब्द को मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर दूं, साइलेंट मान लूं, तो मैं कहता हूं कि ऐसे चालक पदार्थ, ठीक है, हम यहां पर बच्चों बात करेंगे इनकी भौतिक अवस्था की। तो ऐसे चालक पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था अगर आप कैसी लेते हो, ठोस लेते हो और उसमें आप प्रवाहित करते हो क्या, विद्युत धारा, तो आप देखेंगे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। आप देखेंगे क्या वो आवेशित हुआ,
उसमें आवेश देखेंगे, आवेशन, तो आप देखेंगे कि उसमें वो आवेशित भी नहीं होता, ये मतलब उसमें आवेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम ऐसे चालक पदार्थ का अब ठोस ना लेकर हम क्या कर देंगे बच्चों, उसका अब हम उसका द्रवीय, ठीक है, द्रवी यानी कि तरल विलयन प्राप्त कर लेंगे। ठीक, अब हम उसका बना लेंगे विलयन, और विलयन में पुनः हम क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा। और इस बार देखेंगे कि उसमें विद्युत धारा जो है वो सरलता पूर्वक प्रवाहित हो जाएगी। आवेशन देखेंगे तो वो क्या भी हो जाएगा बच्चों? वो आवेशित भी हो जाएगा। यहां पर एक नई चीज दिखेगी कि यहां पर उसका क्या भी हो जाएगा? आयनन। ये आयनन की बात अभी आपको समझाने के लिए एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा, आप समझ जाएंगे। तो बेटा समझो कि ऐसे चालक पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था जब ठोस हो, तो बच्चों वो विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित नहीं करते, ना तो उनमें कोई आवेश होता है। लेकिन जब आप उसका द्रवी या तरल विलयन प्राप्त कर लेते हैं और उस कंडीशन में उनमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उनमें विद्युत धारा सरलता पूर्वक प्रवाहित होती है और वो क्या होते हैं? आवेशित होते हैं, उनमें आयनन की प्रक्रिया भी होती है। तो निश्चित रूप से ऐसे चालक पदार्थों को अब हम विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा, जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी तो इस दौरान इनमें जो रासायनिक, ठीक है, इस दौरान इनमें जो रासायनिक परिवर्तन है, तो इनमें वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा। ठीक, होता है, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए हमारे पास ये एक कांच का पात्र है जिसमें मैंने सोडियम क्लोराइड के जेली विलयन को ले लिया, ठीक है, इस तरह से, और फिर मैंने क्या किया, इसमें दो तार डालकर इसके साथ कुछ कॉपर की एक प्लेट इस तरह से संयोजित कर दी, ठीक है, और फाइनली क्या किया बच्चों, संयोजित तार के द्वारा इनको कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और फिर एक को बैटरी के पॉजिटिव से, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके, ठीक है, रियोस्टेट धारा कुंजी और पूरा एक परिपथ कंप्लीट कर लिया, और हमने उसमें क्या प्रवाहित कर दी? विद्युत धारा। बच्चों यहां पर जो विद्युत अपघट्य था वो सोडियम क्लोराइड का जेली विलयन था, ठीक है, जल के साथ सोडियम क्लोराइड यानी नमक को घोलकर बनाया गया। हम जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेंगे बच्चों, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये अपने Na+ और Cl नेगेटिव आयनों में क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा। इस तरह से इसके आयनों में टूटने की ये जो घटना, इसी को हम बोलेंगे आयनन हुआ। इसी दौरान पर बच्चों ये जो पॉजिटिव आयन होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और जो नेगेटिव आयन होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर गमन करेंगे। उनके गमन के फलस्वरूप यहाँ पर विद्युत धारा जो है वो सरलता पूर्वक प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चों हमने कहा है कि जो ऐसे चालक पदार्थ हैं ये विद्युत अपघटनी चालक कहलाएंगे। मैंने आपको बताया कि इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी चीज को समझाने के लिए, जब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और Cl में ये वियोजित होगा तो जितने भी पॉजिटिव सोडियम आयन होंगे ये जल के संपर्क में पहुंच जाएंगे, और ये जल के संपर्क में पहुंचेंगे तो ये उससे क्रिया करके अपने आप को सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदलते जाएंगे, और वहां से कुछ हाइड्रोजन जो है वो निकलने स्टार्ट हो जाएगी। फाइनली क्या हुआ बेटा कि हमारे सेल में हमने लिया था सोडियम क्लोराइड, और जब ये पूरी क्रिया हो चुकी होगी तो हमारे पात्र में केवल क्या बचेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर फाइनली हम देख सकते हैं कि एक प्रकार का जो रसायन है वो दूसरे प्रकार के रसायन में क्या हो जाता है? बदल जाता है। और यही वजह कि हम कहते हैं कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होता है। इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा कि घर में इस्तेमाल किए जाने वाले जो छोटे सेल होते हैं ना, जो घड़ियों में लगते हैं, दीवार घड़ियों में, वो कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। दरअसल सेल के अंदर जो रासायनिक क्रिया, उस सेल को एनर्जी देने के लिए, घड़ी को चलाने के लिए जो रासायनिक क्रिया थी वो सोडियम क्लोराइड के रूप में अगर मान लो चल रही थी, वो क्रिया करते करते किसमें बदल जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। जिस दिन वो पूरी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, उसकी रासायनिक क्रिया ऊर्जा देना बंद कर देती है और घड़ी अपने आप रुक जाती है, और उस सेल को निकाल के हम फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कोई काम का नहीं रहता। ऐसे और भी बहुत सारे भी अनसुलझे प्रश्न आपके सामने आएंगे जिन पर हम अपने अगले टॉपिक में आपके साथ बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।